आप ये चीजें देखो आपके सीवी में है जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड इट विल बी डन एंड सॉर्टेड। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इवन किसी भी एआई सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है अपने सीवी को ऑल्टर करके एटीएस फ्रेंडली बनाने की, अगर आप ये वाले पॉइंट्स जेडी से ही पिक कर लोगे, क्योंकि जेडी क्या है, प्लेगरिज्म फ्री है ना वो तो मेरे लिए, राइट। अगर मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कहीं से कॉपी पेस्टेड हो गया हो, कहीं गूगल वाली सेम लाइंस डाल दी हो या चैट जीपीटी सेम लाइंस डाल दी हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज कब चेक हो पाएगी, जब आप छोटे छोटे की पॉइंटर्स को पिक कर लोगे डायरेक्टली फ्रॉम द जेडी एंड एक्चुअली कॉपी पेस्टिंग दोज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। क्लियर? जैसे अगेन रिपीट करियो, यूज कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस। अब कोई बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल, यूज दैट कीवर्ड। अब आपकी एक और बहुत बड़ी गलती बताती हूँ, दिस इज आई एम नॉट टेलिंग कि आप करते हो, बट आई एम टेलिंग यू जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो रिज्यूमेस मुझे रिसीव होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एचआर डू द सेम थिंग। हर एचआर के पास ऐसे सीवीज पड़े होते हैं। आपने सीवी बनाया वर्ड फाइल में, है ना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाते हो ना सीवी बनाया। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया कैनवा पे सीवी बनाने का, डोंट डू दैट। कैनवा पर कोई सीवी नहीं बनता, इट्स नॉट अ क्रिएटिव, इट हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल। कीप इट वेरी क्लियर एंड सिंपल एंड प्रोफेशनल एंड मेक इट ऑन एमएस वर्ड। बस उस फाइल को कन्वर्ट करोगे पीडीएफ में। हमेशा ध्यान रखना है किसी को भी वर्ड फाइल .doc नहीं भेजना, कभी नहीं भेजना। वर्ड फाइल वाला डॉक्यूमेंट किसी को भी नहीं भेजोगे आप, हमेशा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर भेजोगे। और फिर प्रॉब्लम है, आपने कन्वर्ट तो कर दिया और ऊपर फाइल का नाम आ रहा है जेपीजी पीडीएफ एबीसीडी 1 2 3। व्हाट इज दिस? आपका सीवी स्टार्ट हो रहा है रेज्यूमे 2025, आपका रिज्यूमे स्टार्ट हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, आपने पहला नंबर, आपके फोन नंबर ऊपर लिखा था, उसी के नाम से फाइल सेव कर दी। तो आपने फाइल जो सेव करनी है ना अपने नाम से करनी, तो आपने वहां पे लिखना है पूजा खुराना रेज्यूमे डॉट पीडीएफ, वहां पर होना चाहिए, पीडीएफ में फाइल कन्वर्टेड होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. Any questions so far? No. So एक और प्रो टिप देने जा रही हूँ यहाँ पे। One CV does not fit all. क्लियर है? ये अभी तक का बेस्ट टेक अवे होना चाहिए आपके लिए। 10 जगह अप्लाई करो 10 सीवी बनाओगे, 100 जगह अप्लाई करो 100 सीवी बनाओगे। डोंट हैव one CV for every job. Tweak your career objective, reorder your skills, highlight the most relevant things based on the company or role that you are applying for. It takes just 10 extra minutes, but it increases your chances 10 times. 10 मिनट एक्स्ट्रा आप जरूर स्पेयर करोगे, पर वो आपके हायरिंग के 10 गुना चांसेस को बढ़ा देगा। Am I being clear, everyone? ठीक है? Now, the thing is, your CV is not about where you have reached, but it's about you have explored and how you are building yourself. मतलब ये नहीं सोचना है मुझको कि मैं कितना पोटेंशियल मुझ में है, मैंने अब तक 2 सालों कॉलेज पढ़ते हो गए, मैंने क्या क्या अचीव कर लिया। नहीं, इट्स नॉट अबाउट आप कहाँ तक आ गए हो, इट्स अबाउट कि अभी आप खुद में क्या क्या बिल्ड करना चाहते हो, क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। सो इवन इफ यू हैव नथिंग बिग टू show that you are actively learning, trying and applying in your life. A boring passive CV will be ignored. अगर आपने जस्ट एक बना के भेज दिया ना, और मतलब we know it what I am talking about, ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। सीवी बहुत शार्प, ऑनेस्ट, लर्निंग फोकस सीवी होना चाहिए आपका, या रिज्यूमे होना चाहिए, ओनली दैट विल गेट नोटिफाइड and nothing else. So start today, even if you are not just in your first year, second year, third year, build your story one step at a time. Just one story and you are good to go. Tweaks करते रहो बस उसके अंदर। क्लियर है सबको? एवरीवन, आर वी गुड टू गो? ये हमारा सीवी वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है देन वी कैन टेक इट एट द एंड, आप अपने पास लिख लें, ठीक है? नाउ आई एम कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर वेरी सेशन, व्हिच इज ऑल अबाउट व्हाट difference between CA, CMA, ACCA, CFA, whatever you guys
आर रिक्वायर्ड टू नो, ठीक है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो कोर फोकस किस पे होता है चार्टेड अकाउंटेंट का? वो ऑडिट करता है, टैक्स करता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखता है। अगर कोई इंडिया का सीएमए सीएमए इंडिया करना चाहता है तो उनका कोर फोकस होता है कॉस्टिंग पे, बजटिंग पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, इंटरनल कंट्रोल इज देयर, ठीक है। कोई सीएस कंपनी सेक्रेटरीट बनना चाहता है तो कंपनी सेक्रेटरीट का जो कोर फोकस है वो है कॉर्पोरेट लॉ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, गवर्नेंस एंड इवन लीगल कंप्लायंस इज वन ऑफ देम। ये तो हमारे इंडिया के कोर्सेज हो गए, सीए, सीएमए, सीएस। अगर किसी को इन कोर्सेज में कोई भी अपनी स्किल मैच होती हुई लगती है देन राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड देन आस्क मी लेटर, ठीक है। 3 कोर्सेज जो इंडिया के हैं। देन कम्स जो अब हमारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, जैसे ACCA, दिस इज अ यूके बेस्ड कोर्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट, टैक्सेशन, ग्लोबल टैक्सेशन इसमें आप पढ़ते हो जिसको आप IFRS भी बोलते हो, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग ACCA में पढ़ते हैं, बट होता क्या है बेसिकली, पहले मैं आपको CMA पे बता दूं, फिर दोनों में डिफरेंस बता दूं। जो CMA या IMA USA है, जो CMA USA है उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, IMA। इसका जो कोर फोकस होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे, प्लानिंग पे, FP&A पे, ग्लोबल फाइनेंस पे। And on paper, all these courses sound great to us, but paper does not guarantee placement, guys. Paper will not guarantee us a placement. It will just the one thing which is skill, और कुछ भी नहीं। आपने ये सारे कोर्सेज में से अपना एक बेस्ट कोर्स जैसे आराध्या ने चूज करा है, ऐसे ही मान लेते हैं कर लिया है, आपको अपनी स्किल सेट समझ में आ गई है, बट अभी भी ये मेरे को प्लेसमेंट गारंटी नहीं करते, ठीक है। वो कैसे गारंटी करते हैं दैट आई विल बी टेलिंग यू गोइंग फॉरवर्ड। से अभी हम लोग ACCA की बात करें, ACCA CMA वो लोग करते हैं, ACCA स्पेसिफिकली, जिनका अकाउंट्स पे ग्राफ बहुत स्ट्रांग होता है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है, इंग्लिश एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? पहला तो अकाउंट्स है ही है पढ़ने के टाइम पे, बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे देन यू विल रिक्वायर टू हैव गुड स्किल्स, हैंड्स ऑन मैथ्स, देन गुड हैंड्स ऑन इंग्लिश। ये 2 चीजें। अगर किसी का मैथ्स या अकाउंटेंसी वीक है, आई वुड रेफर यू कि आप ACCA वाले करियर को मत चूज करना, because it might affect your learning and it might slow down your career progress. From Delhi University itself, I guess he was from SRCC, and he got a package of 35 lakhs per annum with Bains and Company. Okay? Why and how? It was just not alone his BCom graduation degree. He was also pursuing at that time CIMA UK, which is Chartered Institute of Management Accountants of UK London. He was pursuing that course. Along with that, he added on a few things, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मतलब सिर्फ इन 2 क्वालिफिकेशंस के बेस पर हमें वो चीज नहीं मिल पाती है, बट जो एक ये मेरी क्वालिफिकेशन है अपने आप में इतनी ज्यादा ओवर पार्ड है कि इसमें हम बहुत सारे स्किल्स सीख लेते हैं, बट वो स्किल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना आता है हमको, क्योंकि हम उस चीज पर हैंड्स ऑन नहीं कर पाते। तो उस हैंड्स ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई स्किल्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बोल रही हूँ, हाउ कैन वी एक्चुअली डिस्टर्ब दैट मार्केट, वी कैन डू दैट। अगर आप इंडियन CMA करते हो, इंडियन CMA जिसके अंदर आप क्या चीजें पढ़ रहे हो, से आपने बजटिंग पढ़ा है, कॉस्टिंग पढ़ा है, तो उस केस में यू कैन गो गुड इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड PSUs। उस पर्टिकुलर एक फील्ड में आप इजीली जा सकते हो। लेकिन अगर आप CMA USA करते हो तो CMA USA में सिर्फ 2 पेपर होते हैं which you can easily clear within 6 months of time period अगर आप रेगुलर रहते हो। अदरवाइज आप उसको 2 साल के अंदर कभी भी पेपर दो, 2 पेपर है, आप कभी भी दो, you will be eligible to give it on demand, राइट। मतलब अगर आप अभी भी परस्यू करते हो बाय बीइंग योरसेल्फ इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, बाय द टाइम यू विल बी कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, आपके दोनों पेपर कंप्लीट हो गए होंगे। जैसे आराधे ने 7 पेपर्स ऑफ ACCA कंप्लीट करे हैं, आपके 2 पेपर्स होते हैं। बट अब आपने ये 2 पेपर्स तो कर लिए, अगर मैं चाहूँ तो आई कैन गिव यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ नंबर्स जो इस चीज में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल भी देती हूँ, केस स्टडी देती हूँ इनफैक्ट।
उसमें अगर आप देखोगे लोग सारे तरीके के क्वालिफिकेशंस करते हैं बट एक अच्छा पैकेज क्रैक नहीं कर पाते हैं. आई हैव गिवन अ पैकेज 35 lakhs बट ऑन द सेम टाइप same college SRCC from Delhi University pursuing BCom had attained very good marks, pursued CMA or CIMA, one of the qualifications, but landed up over a job which was only about 12.5 lakhs per annum. सेम एक स्टूडेंट था सेम कॉलेज का जिसका 35 लाख का पैकेज लगा है और दूसरा स्टूडेंट था जिसका 12.5 लाख का पैकेज लगा सेम चीज करने पे. व्हाई? इज इट सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? नो, इट्स बिकॉज ऑफ द स्किल्स that the other person added on into their profile while applying for the role at Bain & Company. अब एक एग्जांपल देती हूँ आउट ऑफ फील्ड. अभी तो हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना. किसी ने जयवर्धन सैम्बाल, मिस्टर जयवर्धन सैम्बाल का नाम सुना है? Anyone? No case studies? Jayavardhan Sembal is one of the prominent renowned personality. ये है हमारे HP Enterprises तो सबने सुना है. HP Enterprises सबने सुना है, राइट? HP के VP and CFO हैं ये. HP is an IT company. Do we know that? HP is an IT company. पता है हमको? Yes, ma'am. तो कौन है जयवर्धन सैम्बाल? आप उनको लिंक्डइन पे भी सर्च करेंगे, you'll find about him. Why I'm taking his case study? Because I really want you to know कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं. ये ध्रुव, हर्षिल, आराध्या कहाँ गलती कर सकता है? इवन अगर सानिया गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्लान कर रही है तो वो कहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर सकती है. पर अगर हमको नॉलेज है तो हम कैसे उस गलती को करने से बच सकते हैं. Basically, just take an example of Mr. Jayavardhan Sembal. He is VP of Finance at HP. He is a mechanical engineer. वो क्या है? VP of Finance है वो, Finance. But उन्होंने किया क्या है? Qualification background क्या है उनका? He has done mechanical engineering, but he is also a IMA, CMA. CMA USA is known as IMA. And he understands both tech and finance. That combo अपने आप में ही he understands numbers, AI. how they flow through systems is what makes them impossible to replace. एक टेक और फाइनेंस अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उनको कोई पावर रिप्लेस नहीं कर सकती. He doesn't just read reports, he designed transformations. He designed transformation along with reading reports. Goes hand in hand. मैकेनिकल इंजीनियर है पर CMA, IFRS, ग्लोबल केस स्टडीज, SAP, Oracle एक्सपीरियंस ये ऐड करो. CS कर रहे हो तो कंप्लायंस टेक इंपॉर्टेंट है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का ऑटोमेशन सीखना जरूरी है. This is how you go beyond the crowd. This is how you create value no one else is creating and offering right now in the market. People are blindly pursuing these courses but have no exit. तो जब तक exit plan नहीं है, end point नहीं है, आप खुद को market में launch नहीं कर सकते. Am I being clear, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार मैं बता देती हूँ आपको फिर से that a CV that opens door, applicant tracking system, automated screening होती है उसमें और फिर वो manual screening के लिए जाता है. तो इस चीज के लिए मुझे अपना CV कैसे बनाना है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक detailed introduction उसका दे चुकी हूँ. And we have already studied the harsh truth why most career fail. ये career भी लोग fail कर देते हैं because they are replaceable. Skilled हो सिर्फ अभी इस टाइम पर इस मोमेंट पर जो लोग स्किल्ड हैं only they are able to create and have their own graveyard in the market discovery. Just 3% of them. 97% of them are still unemployed or maybe I would say irreplaceable or I would even say कि उनका जो package है in comparison to those who had got skills उससे बहुत ज़्यादा कम है. तो हायरिंग के टाइम पे सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि डिग्री दिखाऊं या स्किल्स. नाउ वी नो इट क्या दिखाना है हमको. नाउ बिकॉज मैंने आपको इतना कुछ बताया है, नाउ इट्स द टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट योर सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नी and just dig deeper. The more you consider your
strength and interest, the clearer your choice of major will become, right? Get to know you. सबसे पहले खुद को समझो कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, क्लैरिटी लेकर आओ, and then we can discuss. So a career that's not just safe but powerful. Guys, is there any question I can help you with? Now, I haven't pursued many courses, but I have a few internship certificates. Like I have a certificate from in accounting from a hospital, and second, I have a internship certificate from World Health Organization. It's of administrative assistant post. So, like, I wanna know, okay, if I'm applying in a job and I have to shortlist. So, how which one should I let go of? Right. See, if you have applied for an accounting role and you have done a course in management which has got no relevance to the role you are applying for, you can let it go. But in case that accounting role is suitable with the skills or the degree or the qualification you have learned, you can add it on. Until or unless it is not given in your job description specified by the employer, you are not supposed to write it in just to get your CV selected. For just to take an example, you are applying for an accounting or an accounting managerial role, and you have done your executive assistant position already. You have been doing your accounting manager or maybe just accounting internship, right? You have been doing it for last 6 months, and you have done your manager role for 2 months or 3 months, and the CV specifies that you will require to have these two skills. But in the meantime, you have already done a few courses. Say, for example, you have been in a freelancing gig and handling some stuff for video editing. Okay? Three things are there. You have been still pursuing 6 months of internship in accounting internship. Second, you have already completed your managerial role as an assistant executive at some organization for 2 to 3 months. Third, you have got a gig while pursuing your internship, which wants you to do a certain task, which includes video editing. Now you are applying for a full-time role and you want to apply for accounting role. You will specify just about how you performed in your internship at accounting firm. Second, your executive assistant or managerial role, because accounting needs both of these two. But you can let go of your video editing freelance link. You are not required to include that role. Does that make sense? Yes, ma'am. I got two more questions. They are a little bit more personal. So, like, it just came to my attention that the institutes like Harvard and Stanford offer their online programs too, and I'm looking forward to pursue a MBA from a top B school abroad. So, is it good that I take the courses? Like, I have interacted with a few individuals which are in higher places and higher ranks. So they suggest that they doesn't matter that much. Because, like they say they are of value, but they don't add that kind of a value which you are thinking you won't be called a Harvard alumni just by doing an online course for them on that. Okay, so if I just can conclude from your what you say is that you are planning to pursue a course from Harvard or any international body which provides you MBA, but somehow you are not convinced with the value that they provide. Is No, that ma'am. so? I was saying that I just now it has came to my attention that they also provide you with certain online courses. Yes, they do. Yes. They So do. I want to know कि they are of any value. Does they add any value to a CV? Yeah, definitely it does. See, once you are pursuing any course, be it online or offline, as per our today's industry standards, even in India, if I'll talk about, let's take an example of KPMG, they have got an academy over here. Say we have PwC, Deloitte, they have got an academy. GT, Grant Thornton have their academy, and most of the courses are being provided online. So yes, they have got proper relevance. It's just that whatsoever course you are trying to pursue, does that provide any value in real? Is it adding anything to your information?
I mean, if we talk about, say, for example, there was a guy who was pursuing ACC and completed 7 exams. है ना? Now, any knowledge I would provide you about ACCA or provide him specifically is of no use because he had already completed those 7 papers and he had got immense knowledge about it. But somebody who has done his MBA from XYZ college in India is getting disrupted by the knowledge provided by Harvard or Oxford or any other international university providing online qualifications and education by adding AI, ML, new gen tech, fintech to it, right? If they are just providing you something different from which is being provided already and adding some value to your knowledge, it is definitely worthwhile. And that's why I've always suggested everybody whosoever would like to pursue even MBA, go forward and check their syllabus inside out. What is being given? Ask for that. What curriculum are you following? Is it on Indian standards? Is it on international standards? Even in India, I would prefer if somebody is really willing to do their masters, why to go international as of now? If you have got immense power here in India, IIT is providing you masters. If you just clear your GATE exam, write it, do that. Once you have completed that, you'll add a power to it. Why I'm saying that? All the professors over there are internationally certified, and most of them are already foreigners. They are those professors who have been teaching in the bodies like Harvard and Oxford already. Then that'll make sense, even at the half of the price, right? But still, if you have any dream of pursuing your MBA from a college, from a university which is abroad, do it after a due attention to the curriculum, what is being provided in the curriculum, how it is different from our ongoing curriculum. Because again, if you're going to study same marketing, same technology, same things, whatever the finance you have been studying over here, that will make no sense and that will add no value to your CV. It will just be a name or another degree, a document. That is a foundation to anything, right? If you do an MBA over here as well, it will again add the same value. So just look for that. Say if you are planning to pursue MBA in artificial intelligence, MBA in robotics, MBA in financial technologist. Who are financial technologists? Deloitte right now is hiring only just not finance geeks. They are hiring tax technologists. टैक्स टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं जिन्होंने टैक्स के साथ में फाइनेंस के साथ में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है दे आर गेटिंग प्रेफर्ड मोर ओवर एनी अदर पर्सन स्पेसिफिकली डेलॉयट में ये काफी टाइम से हो रहा है अनदर देन दैट हम लोग जैसे अभी यहाँ पे गूगल मीट कर रहे हैं देयर आर कंपनीज हु हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टिंग 3D मॉडल ऑफ मीटिंग इवन companies who are actually doing robotic meetings. You can even see the 3D image of a person sitting abroad right in front of you. The companies who are doing that. But again, to handle that much of technology, they need people in their organization who can tackle such services and can curate something new out of that at the same point of time. So, are they providing any extra information, knowledge, value to your CV? Go for it. If it's been already done over here at the time of your graduation or any other course by the time, let's not waste the time and, of course, other resources over it. Thank you, ma'am. It was really helpful. I want to ask one last question. Since you already know I want to pursue MBA from a business school outside, so my question was they asked for a work ex, and the top B schools want their students to be not only graduated but they should have been worked in a good institute. I say so. Right now, I'm planning to do actuarial science, clears some of few level of it, and then I will pursue the MBA degree by giving GMAT and all. So, is it a good strategy? If I tell you about a strategy, it's a no. It's not a good strategy. Why? Not because
you are unable or somebody is unable to do it in the time prescribed, but it doesn't go well hand in hand. When we are already pursuing something so much into actuarial science, you are going to become a scientist, actuarial scientist, right? You will be engrossed in a subject matter like a hardcore mathematics. That will not make sense doing MBA side by side, because that those papers only will take you to complete 5 to 8 years. Even if it is said that even if you're completing 2 to 3 papers in actuaries, you are also eligible to apply onto those bases. No problem. You can apply if you have already done 3 of your papers in the initial stage. You can still apply for the good position, but the salary package won't go high. On the other side, if you will be pursuing MBA from any distance learning or online learning along with the course, it won't make any sense at all, because they won't go hand in hand. Rather than that, you can do your masters in mathematics honors, statistic honors, you can do economics honors in masters. That you would always go best with, even if you are trying to apply abroad onto the basis. That will go hand in hand. MBA with this, I won't prefer. All together, you can research over it, no problem at all. If you have any questions further, confusion, you may ask. But in case you are planning to pursue now, plan for masters in honors. Any honors, it could be mathematics honors, your statistics honors, or economics. Any of these, we would say. MBA is not a right option. Thank you, Anindra, for your question. Tanish, please ask your question. Ma'am, side Ganesh, ma'am, my question is how can I balance academic pressure with skill building activities like internships, certifications? Very good question, Danish. Thank you for the question, because we tend to ignore such things definitely. Whenever we are pursuing our academic qualifications, say you are right now in college and you got to spend your mostly 8 to 10 hours right therein, then of course there is a huge gap that why and how can I manage my skill development time, right? When would I be able to study Yes, ma'am. for that? So you have to be very clear with your time management first of all. Now, that is something which is a huge topic and everybody talks about it. So I'm not going to go deep scientific methods and all that. See, when there are no exams and there is no pressure onto you, you may have a certain period of time, say at the weekends. Do not provide 6 hours in a week, rather provide 6 hours in 2 days. 3 hours on Saturday, 3 hours on Sunday. If that will not work in the beginning, just 1.5 hour on Saturday, 1.5 hour on Sunday. That will always help you to maintain that particular momentum. Otherwise, what will happen if you will think, okay, मैं 4 बजे के बाद घर जाऊंगा, मैं 1 घंटे के बाद इतना पढ़ूंगा, दिन रात को 9 to 10 I'll be having my skill development classes. See, आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो उस टाइम पीरियड में. प्रैक्टिकली इफ आई टेल यू दैट यू वोंट बी एबल टू क्लियर दैट और कंप्लीट दैट कोर्स. आप शुरू कर दोगे बट आप एंड तक नहीं जा पाओगे. So to end that process, you have to build a certain time limit to yourself. कि मुझे 3 महीने लगातार ये कोर्स करना है and I should be dedicating a slot to it. That slot, if in case you feel like मैं Saturday Sunday को plan कराऊँ weekend with my friends, then what you can do? That particular 3 hours can be divided into other weekdays. Because you have to dedicate the time and that has to happen in advance. Same day सोचोगे आज मैं ये करूंगा, it won't happen. आप एक हफ्ता पहले से आज Tuesday today, or you are planning to start something from July onwards. Till we are 5 days away from Sunday, right? Then do plan it by today or tomorrow that this Saturday Sunday is dedicated slot. Say for example, you wake up on Saturday around 10 a.m. in the morning, dedicate 12 p.m. to 2 p.m. to one of your courses. And that's for everyone and every time. यही करना है आपको, क्योंकि आप अगर फ्राइडे तो कॉलेज जा रहे हो, अब से सैटरडे को भी कॉलेज जा रहे हो, and most of the times you're getting half days, then dedicate that another time slot to it. But वो फिक्स्ड है, जैसे
कॉलेज का जो शेड्यूल आपको दिया जाता है, टाइम टेबल दिया जाता है, राइट, वो फिक्स्ड है. If one faculty has to come at this time, you will have to be there at that time. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं लेट हूँ. Same will happen with your own skill development program. आपको लेट नहीं होना, बोलना कि ये मेरा क्लास टाइम है, मुझे इसको अटेंड करना ही करना है ऑन सैटरडेज एंड संडेज, एनी डेडिकेटेड डेट को. ज्यादा नहीं, शुरू करो सिर्फ 3 आवर्स से. टाइम मिलता है तो बढ़ाओ. सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम पे आप टाइम को कम करो. यू विल बी एबल टू कंप्लीट. जो 3 महीने में नहीं हो रहा है वो 5 में हो जाएगा, बट होगा. दैट विल बी श्योर. बस डेडिकेटेड स्लॉट देना. Anyone else? Thank you, Tanish. Tanisha, you can ask your question. Ma'am, now I have cleared my 5 exams of ACCA and I know basic Excel. So what extra skills should I add to improve myself in further and to improve my CV? Start pursuing advanced Excel first of all. Tanisha, right? Yes, ma'am. Tanisha, start pursuing advanced Excel as soon as you can. One of the best courses. Once advanced Excel is completed, it will just take you 15 days to 20 days if you have got good grasp over basic functions of Excel. Advanced Excel. Once in 15 days or 20 days, or maybe you can give yourself a time of 1 month. 1 महीने का time दो. 1 week का एक internship कर लो, अगर possible है. Otherwise, just directly jump into financial modeling. No second thoughts given. Financial modeling is one of the things you can do. Okay, thank you, ma'am. No problem, thanks. Anyone else? Thank you, Tanisha. Sanya, please ask your question. My question is, should I include any internship or part-time job that is not related to the field to which I am applying for the job? Exactly, you can do, Sanya, if you are specifically preparing for government job and you do not want to get indulged directly into that. What you can do is, there are so many openings you will find on LinkedIn and other platforms wherein you'll find even specific opportunities available for girls in defense, in education department, or maybe in secretariat departments, right? Even in PSUs. पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली फॉर द इंटर्नशिप्स फॉर 3 months, 15 days, 60 days. There are so many internships coming up, so you just have to search that and just apply for the role of, say, accountant, the role of the counselor, the role of maybe an assistant. So you'll have those opportunities. On the other hand, what you can do, you can go for agriculture. One of the best and top-notch field we are missing right now. पता है, we have got so many things. हमने finance की बात करी, हमने tech की बात करी है, हमने companies की बात करी है. But जो prominent field है ना, at this point of time, जो हम सब ignore कर रहे हैं, वो farming है. Dairy products are being, getting banned because of so many reasons. अभी पीछे आपने सुना था पनीर का एक केस हुआ, right? तो ऐसे केसेस रोज आते हैं. But what is happening and why is it happening? Because हम लोग का जो फोकस है उस एरिया से ही हट गया है जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी पाने की वजह से बहुत जल्दी जो चीजें बनती, इवन जो एग्स है वो भी अब फैक्ट्रीज में बनने लगे. रियल फार्मिंग इज नॉट इवन देयर, है ना. रियल पोल्ट्री फार्म्स आर नॉट देयर. बट ये सब चीजें आर नाउ डिस्टर्बिंग द मार्केट बैक एंड अगेन इन द पिक्चर. जो हमारे इंडिया में बोला जाता था 71% ऑफ एग्रीकल्चर शेयर इज विद इंडिया, इट इज स्टिल विद इंडिया, बट वी आर नॉट टेकिंग कंसिडरेशन. आपने ट्रैक्टर्स देखे होंगे, आपने इरिगेशन फैसिलिटीज देखी होंगी. जो फार्मर्स है दे आर गेटिंग रियली एडुकेटेड. तो सानिया, आप क्या कर सकते हो, आप किसी एग्रीकल्चर या फार्मिंग वेबसाइट के थ्रू या किसी पर्सन को अप्रोच करके विद इन द इंडस्ट्री यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ इट एंड यू कैन स्टार्ट वॉलंटियरिंग these farmers because they need knowledge, they want to study more. जो नए लोग आ रहे हैं वो पढ़कर अपने सारे नए खेती बाड़ी के बिजनेस में जा रहे हैं and they are doing really good with that. तो अगर आपका गवर्नमेंट जॉब इस सेक्टर में जाता है, you can easily apply for NABARD after that.
आप NABARD के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड इट हैज गॉट इमेंस अपॉर्चुनिटी. बहुत अच्छा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ सैलरी. स्टार्टिंग सैलरी ही 1.5 लाख है. मतलब 15 लाख तक तो यू विल बी अर्निंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज अ फ्रेशर. ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स अपना पहले एक्सप्लोर करो कि एग्रीकल्चर में एक्सप्लोर कर पा रहे हो, वो इंटर्नशिप से पता चलेगा. अगर कर पा रहे होंगे तो मास्टर्स इकोनॉमिक्स में, then you will get into finance as well. Actually, not a government job specifically. I wanted to apply for teaching. So I was confused that I should try anything else until I get posted as a government teacher. Go with the trainings then. Same sector trainings में चले जाओ. There are so many NGOs. I will share one of the names as well. They do help students with the internships, and what do they do on the particular platform? That they have got veterans, army officers, any widows over there, जो army officers के जितने भी हम लोग cases देखते हैं, they take care of those cases and they train them to earn their living. Right? They train them English language, they train them computers, they train them normal, kadhai, bunai, silai, everything. So they train such people. And they have got huge opportunities specifically for students who would like to volunteer. तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करो जो आपको ट्रेनिंग डोमेन में डाले, टीचिंग में डाले, एंड दैट कैन इवन एड अप टू योर CV once you are approaching for your teaching opportunities in government specifically. तो साथ साथ टीचिंग एग्जाम तो यू हैव टू गिव, नो प्रॉब्लम. आप अपना ग्रेजुएशन करो बट साथ साथ आप अपने एग्जाम्स भी दे दो. गवर्नमेंट एग्जाम तो देखो अभी से देने शुरू करोगे तब जाकर यू विल गेट टू हैव समथिंग रियली गुड इन हैंड. Second, once you have done with your graduation, go with GATE exam. GATE जरूर दो one time. Okay. प्लान करो अगर फेड में भी आप कर पाओ तो एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेना उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो नेक्स्ट ईयर यू कैन प्लान. Thank you, Sonia. Guys, we will have the last question for the day. Natik, you can ask your question. Hello, ma'am. Hello, Natik. It's very nice to onboard you. It's very insightful session, ma'am. Ma'am, actually, my question is that I was also planning for a study abroad. Am I audible? Yes, you are very much. I'm also planning for a study abroad. So as you need, there is a 2-year experience required for study abroad, going for MBA program specifically. So I was planning, ma'am, basically I owns my family business. So I was thinking, should I? You can connect to her directly. As we draw this enriching session to a close, I would like to extend a sincere vote of thanks to our incredible speaker, Ms. Kirti Malik ma'am, for taking the time to enlighten and guide us for today. Also, to our dear faculty members who joined us today, thank you for gracing us with your presence. Thank you so much, Pooja. Thank you everyone over here. It really means a lot. आप लोगों ने अपना सिर्फ टाइम ही नहीं दिया है बल्कि you guys have shown interest during the entire session, and this means really a lot. Once you're invested and you are giving time, that means you are already you have crossed one of the hurdles in your life. ठीक है? जो मैं expect करती हूँ, I really hope कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा. And it would always give me an immense pleasure to be reconnecting with you guys whenever you need me. Just reach out to me, to my WhatsApp, to my Instagram handle, I am Kirti Malik. And do tag me in case you can. Just a story would do. For the appreciation, I would be always grateful. And in case you have any questions, feel free to reach out. Sure, Thank you to the Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Take care. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thanks, everyone. Bye-bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.